हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं कहानी कोसी का घटवार। इस कहानी को हम मूल पुस्तक से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कहानी की भूमिका को करेंगे। भूमिका करने के बाद जो है हम मूल पुस्तक से संपूर्ण कहानी को देखेंगे और उसके मेन तथ्यों को हाईलाइट करेंगे। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। शुरुआत होती है भूमिका से कि पिछले 2-3 वर्षों में लिखी गई कहानियों में से कहानियां इस संग्रह में दे रहा हूँ। इनमें से अधिकांश कहानियों की पृष्ठभूमि औद्योगिक अथवा परिवर्तीय जीवन रही है। मेरे सम्मुख इसकी दो कारण हैं। परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में औद्योगिक संस्थानों की जो भूमिका रहेगी वे आज के विखरते ग्रामीण जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन आज भी समसामयिक कथाकारों और कथा साहित्य के आलोचकों का ग्राम कथा के प्रति जो आग्रह है उसका अंश मात्र भी औद्योगिक जीवन के प्रति दिखाई नहीं देता है। परिवर्ती प्रदेश के प्रति अपनी निजी आत्मीयता अथवा उर्वर कल्पना वाले लेखकों द्वारा परिवर्तीय नारी के यथार्थ और विभस्त चित्रण ने इस दिशा की कहानियों को लिखने की प्रेरणा दी। आश्चर्य है कि आर्थिक दैन्य के अभिशाप में पले कुछ परिवर्तीय कथाकारों को भी इस कुत्सित प्रचार में सहायक होने की अपेक्षा उस जीवन की अन्य कोई समस्या नहीं दिखाई दी। इन कहानियों की रचना में स्टडी सर्कल तथा कल्चर फोरम यानी कि दिल्ली और परिचय पराग के मित्रों साहित्यिक अंग्रेजों का जो स्नेहपूर्ण, भैया ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला जो एक कथन था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टडी सर्कल तथा कल्चर फोरम एवं परिचय के मित्र साहित्यकारों का जो स्नेहपूर्ण सहयोग मिला है उसके लिए उनका आभारी हूँ उन परिस्थितियों और व्यक्तियों का जो मेरे संवेदन को तीव्रवर बनाने में सहायक हुए हैं। कोसी का घटवार कहानी से ये कथन लिए गए हैं। ये स्टडी सर्कल और कल्चर फोरम का जिक्र किस कहानी की भूमिका में मिलता है, तो याद रखना है आपने कोसी का घटवार, शेखर जोशी। शुरुआत होती है कोसी का घटवार कहानी की कि गुसाई का मन चिलम में भी नहीं लगा। महल की छाँव से उठकर वे फिर एक बार घट यानी कि पंचक्की के अंदर गया। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को फाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे ये जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति के से ऊपर का पाठ चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वे बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वे बुदबुदाया, जा रसाला, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। ये भी आपको लाइन जो थी ना ये आई थी आपको क्रम लगाने के लिए, तो यहाँ से क्रम भी याद रखिएगा, शुरुआत कहाँ से होती है। और है ना कि अभी कि जा रसाला, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ से कहाँ चला गया है। कैसी अनहोनी बात है। बात अनहोनी तो है ही, जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। तो यहाँ पर अभी यहाँ पे महीने याद रखना है आपने, क्योंकि अभी HPSC का एग्ज़ाम हुआ उसमें आपने देखा महीने से, वैसे भी हर कहीं जो भी आपकी विधा है ना वो महीने मास जो भी दिए गए हैं वो सभी आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती है, पर इस साल नदी नाले सब सूख पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीच की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गुलों के किनारे के घट महीनों से बंद हैं। कोसी के किनारे है गोसाई का ये घट, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात दे। ये भी आपने याद रखना, ठीक है, लद्दू घोड़े के चाल को मात दे। चक्की के निचले खरड़ में छिछर छिछर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़,
अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वे शोर होता है कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती। और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो आवाज़ यहाँ सुनाई दे जाए, छप 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 छप। पुरानी फौजी पेंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर ना जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फरलांग चल कर वे बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया। फिर उसने एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे चलकर घट के पास आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर आ रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, हे हो, यहाँ लंबर देर में आएगा, 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उमेद सिंह के घट में देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, है ना। अच्छा बोला, अच्छा बोला कि ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और फिर प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वे बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे। गुसाई होंठों ही होंठों में मुस्कुराया। रसाला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन ना सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ ने उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वे आदमी लौट गया। मीहल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़ गुड़ करता हुआ धुआं उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 खप्पर के दाने गिराने वाली चिड़िया पाट से टकरा रही थी। छिछर छिछर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज़ नहीं, कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पत्थरों के बीच में टखने टखने तक फैला पानी क्या आवाज़ करेगा। पानी के गर्भ से निकलकर छोटे छोटे पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती थी, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वे जाता हो। घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गोसाई को ये अकेलापन काटने को लगता। सूखी नदी के किनारे ये अकेलापन नहीं, अरे क्या हो रहा है, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया था, वहीं जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी पुरानी फौजी पेंट को मोड़कर गुसाई ने खोला। गुल के चलते वो थोड़ा भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पेंट की ये शीतलता अच्छी लगी। पेंट के सलबटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होंठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा, इसी पेंट की बदौलत ये अकेलापन उसे मिला है। नहीं यदि करने, अच्छा ये भी याद रखना है कि क्या बोला है इसने, कि किसकी वजह से अकेलापन मिला है। बोला इसी पेंट की वजह से, है ना। देखते आगे क्या बोलता है। पुरानी, अच्छा नहीं, यदि करने को मन नहीं करता, पुरानी बहुत पुरानी बातें वे भूल गया है, पर हवलदार साहब की पेंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पेंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पेंट, वैसे ही पेंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पेंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पेंट के साथ और कितनी स्मृतियां संबंधित हैं उस पर। उस बार की छुट्टियों की बात है। कौन महीना, हाँ बैसाख ही था। ये आया हुआ था अभी एग्ज़ाम में, HPSC के एग्ज़ाम में, है ना, बैसाख, ठीक है। तो बोला कौन महीना, हाँ बैसाख ही था। सर पर क्रॉस खुखरी के क्रेस वाली काली किश्तू नुमा टोपी, ये भी याद रखना है। सर पर कैसी टोपी वो पहन के रखता, क्रॉस खुखरी के क्रेस वाली, ठीक है। ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉस खुखरी के क्रेस्ट वाली काली किश्तुनुमा टोपी
को तिरछा रखकर फौजी वर्दी पहनने वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया था। ठीक है, अभी आ चुका है आपको एग्जाम में, ये है ना, ये आ चुकी है ये लाइन सारी, और मैंने पहले भी इसको हाईलाइट बहुत बार करवाया और अब फिर करवा रही हूँ। ठीक है, तो बोला चीड़ बन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आ गए। चाचा का गोठ एकदम भर गया था। ठसाठस बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दर्री आंगन में बिछ गई थी। लोगों को बिठाने के लिए खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे, सिर्फ चना गुड़िया हल्दानी के तंबाकू का लोभ नहीं था। ये भी याद रखना, आपको इम्पोर्टेंट लाइन है ना। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वे वहाँ नहीं थी। नाले पार से अपने गांव से भैंस का कट्टा और खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी। आ गई आपकी लक्ष्मा। ठीक है, देखना लक्ष्मा का जिक्र कहाँ जैसे किया गया है। पर गुसाई उस दिन उससे मिल ना सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान, देख लो, ये भी याद रखना है, नरसिंह प्रधान। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने, नरसिंह प्रधान, है ना। नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। ये सोबनिया भी याद रख लेना, है ना। जो जो पात्र आते जाएंगे या जो भी अन्य कोई भी आता जाएगा आपने उसको याद रखना है। ठीक है, दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे लक्ष्मा को पात पर तेल के लिए जंगल जाते देखकर वे छोकरों से कांकड़ के लिए शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया। गाँव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई, पहले भी बताया है मैं फिर बता रही हूँ, काफल का पेड़ इम्पॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, फिर मत बोलना। अच्छा, काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रंग उसकी पैंट, है ना, पैंट पर पड़ गया। लक्ष्मण ने कहा, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात, क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता तेरे लिए, मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुबह, या कुछ ऐसा, है ना। तो ये भी याद रखना कि उसने क्या कहा था, किसकी, है ना। तो ये आ सकता है खादी की, मखमल की, रेशमी, या कौन सी। तो बोला था तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा, है ना, याद रखना है। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ा पार के रमुआ ने। ये रमुआ भी, ये तो है किताब में भी है, फिर भी याद रखना है। ठीक है, रमुआ ने जो तुरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने की छोकरी कैसे दे दी। हम लक्ष्मा के बाप ने कहा था, उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई भी थी। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े, है ना, ये किशन सिंह, नाम सभी याद रखने हैं, उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी, खूब अच्छी औरत मिली है यार, शकल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा है, बड़ी हंसमुख है, तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की है, लक्ष्मा लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वे किशन सिंह के पास से चला आया था। रमडे था उस दिन, हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन 2 पैग रम लेकर अपनी चारपाई पर पड़ गया। हवलदार मेजर ने दूसरे दिन पेशी करवाई, मलेरिया प्रिकॉशन ना करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, रसाला एडजुरेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले का मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला भी था। गंगनाथ्यू जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था ये बात। ये याद रखना, लक्ष्मा ने कौन सी बात कब कही थी और ये किसने कहा था। गंगनाथ्यू जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, ये लक्ष्मा कहती है। ठीक है,
अच्छा, वर्षों से वे सोचता आया कि कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वे अवश्य कहेगा कि वे गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से जो लाभ है, जिस पर गंगनाथ का कोप हुआ है, वे कभी फल फूल नहीं पाया, है ना। इसीलिए वो बोलती है कि कभी कभी अगर चाहो तो गंगनाथ जी का जागर भी करवा लेना। इसीलिए कहा था क्योंकि उसने कहा था जाने से पहले कि गंगनाथ जी की कसम खा के बोलते हो कि जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूंगी, शादी तुमसे ही करूंगी, पर शादी तो किसी और के साथ होगी, रमुआ के साथ, है ना। लड़कपन से सगी साथी नौकर चाकरी के लिए मैदानों में चले गए। गांव की ओर जाने का उसका मन ही नहीं था। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता था। जितने दिन नौकरी रही वे पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियर ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर रहा, लगातार 15 साल तक। कितने साल तक? लगातार 15 साल तक, याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, पिछले बैसाख में ही गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा है। लक्ष्मा का हठ उसे अकेला बना गया। अब याद रखना है, बैसाख के महीने में आया था एनुअल लीव पर, ठीक है, पहली बार। उसके बाद 15 साल के बाद दोबारी आया है, ठीक है। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता, शब्द शब्द, अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया उसने। पर नदी किनारे की ये तपती रेत, पनचक्के की खटर पटर और मिहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई और चार और अन्य कोई नहीं। एकदम निर्जन निस्तब्ध सुनसान एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़ियां किटकिट बोल रही थी। उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का भी आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चार और पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वे वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे ही शब्द दोहराए। वे अब भी तेज धूप की बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वे उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई ने टाल पाया। उत्तर देना ही पड़ा, यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वे दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई कमर झुकाकर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वे कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर वे एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ ना दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वे स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई थी। अंदर तीव्र उथल पुथल मच गई थी। इस बार आएगा इतना तीव्र था कि आवेग इतना तीव्र था कि वे स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वे पूरे जोर से आवाज़ नहीं दे पाया था। स्त्री ने ये आवाज़ नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। ये संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद ये थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार ना करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है, या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ, ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका ना देने की इच्छा से गुसाई व्यवस्था का प्रदर्शन करता हुआ महल की छांव में चला गया। सॉरी। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल की कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया में घट की और पीठ करके गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़ीम के एक पेड़ की छांव को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान भी नहीं था। वे उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी
होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबर मिलता। अनजान संतति के प्रति दिए गए आशीर्वाद वचनों को गोसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखी, इससे पूर्व कि उसने लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पहले ही उसने कहा, जीते रहें तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गोसाई ने अंदर में घुमड़ती आंधी को रोककर ये प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वे भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति है। दाड़िम की छाया में पात पतेलकर और झाड़कर बैठते ही लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गोसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्रवाहित होकर बहने लगी तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य नहीं होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गोसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़ कर वे उसे देखे जा रही थी, जैसे अभी भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वे उसका पूर्व परिचित गोसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी? शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए ये घट लगवा लिया। गोसाई ने उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कहा। होठों पर मुस्कान लाने की उसने असफल कोशिश की। कुछ क्षणों तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर गोसाई ने पूछा, बाल बच्चे ठीक है? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी। और गोसाई, अब याद रखना है कि लक्ष्मा जो थी वो किसकी पंखड़ियों को तोड़ रही थी, ठीक है। और गोसाई पतली सी सींक लेकर आया, आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गोसाई ने पूछा, तो अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली हैं? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों को गोसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वे किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गोसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में काला चिरऊ, अब ये चिरऊ का अर्थ आपसे पूछा गया था। चिरऊ होता है सुहाग बिंदी, ठीक है, आया हुआ था एग्जाम में, याद रखना है, ठीक है। आगे जो आएंगे मैं बता दूंगी। हतप्रथ सा गोसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यावहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वे उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वे कहना चाहता था। इन क्षणों में वे केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गोसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिराए छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी। वे भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गोसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता है जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हुई हैं, सोचते हैं कि कहीं मैं इनका जमा न लूं। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ नहीं लेना देना। आपका जंगलात का लीसा ढोढ़ होकर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गोसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता रहा। दाड़िम के वृक्ष के पीछे पीठ टिकाए लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गोसाई सोचने लगा, 15-16 साल में किसी की जिंदगी में इतना अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का ये अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वे आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल। लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने ये बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली अधढंकी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण ना जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई थी, एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी थी। लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ,
अब तो 2 बजने वाले होंगे। उसने कहा, उधर धूप लग रही है तो इधर आ जा छाँव में। कहता हुआ गोसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मण ने गोसाई की ओर देखा, लेकिन वे अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर को देखने लगा। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मण का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गूल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। बर्तन याद रखने, ना स्टील है, ना लोहा है, ना तांबा है, ये पीतल और एल्युमिनियम के बर्तन हैं। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक काली कपूती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मण की ओर मुंह कर गया। चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उस नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गोसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मण की देह से लपट कर बैठा हुआ है। तो लक्ष्मण के बेटे की उम्र याद रखनी है, 6 से 7 वर्ष लक्ष्मण के बेटे की उम्र बताई गई है। ठीक है। अच्छा, बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मण ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। गोसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा था। एक बार समझा बुझाकर लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में मरा क्यों जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गोसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वे गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मीहिल के पेड़ की ओर आते आते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। मीहिल का पेड़ और ये काफल का फल याद रखना है। ठीक है। लक्ष्मण ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एनिमल का मग और एल्युमिनियम का मग और एक एल्युमिनियम के मैस्टिन ने गोसाई ने चाय डालकर आपस में बांट लिया और पत्थरों से बने बेढंग चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मण उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गोसाई ना कह सका। वे खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरखी रोटियां चूल्हे में सिकने लगी। वर्षों बाद गोसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकर ही की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मण के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े, कलाई में कैसे कड़े पहने थे लक्ष्मण ने? चांदी के कड़े। ठीक है। कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस, ये भी आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है। ये वाली पंक्ति भी आपको आई हुई थी अभी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, याद रखना है। ठीक है। सभी पंक्ति इंपॉर्टेंट है ना। नीरस हो सकता है, ये गोसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गई और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौटकर आया तो लक्ष्मण रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वे दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, ये तो बच्चे के लिए जैसे स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी। बच्चे के संबंध में चिंता होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। ना जी, अब तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट की। हाँ, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां? घर में। बच्चे ने रुआसी आवाज़ में वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी है। वे ध्यानपूर्वक अपनी माँ की और इस अपरिचित व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप,
आंखें तरेर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन के कारण उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लग आई होगी, डांटने से क्या फायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ ने अनसुनी के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की और कभी माँ की ओर देख लेता। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने से संकोच कर रहा था, तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता, जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसे निहारते हुए होंठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुरा दिया। कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है, याद रखना इस लाइन को भी। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो कर खोखली हंसने लगा। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विशालता प्रकट की। ऐसा ही खाने पीने की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरा भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज तो ले जाऊंगी वह कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। मैं जिज्ञासा से उसकी ओर देखता। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए ये रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, ये तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। अब ये याद रखना है कि गोसाई ने लक्ष्मण को कौन सी सहायता दी थी, तो उसने उसकी तरफ रुपए दिए थे, पर लक्ष्मण ने नहीं लिए थे। गुसाई को लक्ष्मण का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज़ में वे बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। रसाला कितना कमाया, कितना खाया, फूंका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फ़ायदा, किसी के तो काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है। पैसा तो मिट्टी की रसाला है, मिट्टी है रसाला, किसी के काम नहीं आए तो मिट्टी एकदम मिट्टी। परंतु गुसाई ने इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मण अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन भी निभ जाते हैं जी, पेट का क्या है, घर के खप्पर की तरह जितना डालो कम ही होता जाता है। याद रखना, ये लास्ट की पंक्तियां हैं, है ना। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो वही बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मण के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा सा वे धीमी चाल में चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस और पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी अपने निजी आटे के टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मण के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर, याद रखना कितना आटा उसने इसके मिलाया था। अगर लक्ष्मण ने पैसे लेने से इनकार कर दिया तो गोसाई ने उसकी मदद कैसे की फिर, है ना। तो गोसाई ने क्या किया कि अपने टीन के आटे से 2-2.5 सेर आटा जो था वो लक्ष्मण के आटे में मिला दिया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। शायद खेत की संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ फाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत के सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वे एक बार लक्ष्मण के निकट गया। पिस जाने की सूचना उसे देकर वे वापस लौटते हुए फिर ठिठक खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो। अटक कर वे बोला, लक्ष्मण ने सर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई चुपचाप अपनी ओर देखते हुए उसे संकोच होने लगा। वे ना जाने क्या कहना चाहता था। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा, पर गोसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों की ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है ना।
क्यों बोला था ये मैं बता चुकी आपको पीछे। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोख से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वे नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतीहर से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने पर टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़ियां अब भी किट आवाज पर कर रही थी। चक्की का पाट खिसक खिसक कर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी और कहीं और कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध था। ठीक है, तो ये थी आपकी कोसी का घटवार कहानी। और याद रखना है ये चिड़ियों की खटखट किट किट आवाज़ें 3 बार आ चुकी है बीच में, है ना, ये भी याद रखना, ये भी देखना है कि कहाँ कहाँ पर जो है ये आई हुई है और लास्ट में भी आपकी यही पंक्तियाँ आती हैं। ठीक है, तो शुरुआत और अंत आपने देख लेना है कहाँ पर हुआ है। तो ये थी हमारी कहानी कोसी का घटवार। तो चलिए फिर जल्दी से अगली कहानी हम लेकर आएंगे। अगर आप किसी कहानी को करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अगली बार ज़रूर वो कहानी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।